हेलो, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हमारे ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन की दूसरी क्लास है। और आज हम अपने इस वीडियो में शैक्षिक अनुसंधान के प्रकारों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो हमारे फर्स्ट यूनिट में जो है दिया गया है। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शैक्षिक अनुसंधान के, या हम ये कहें कि अनुसंधान के प्रकारों कौन कौन से होते हैं। ये जो प्रकार दिए हुए हैं, ये देखिए उद्देश्यों के आधार पर इनको यहाँ पर दिया गया है। वैसे अनुसंधानों को अलग अलग आधारों पर हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जो कि एक बड़ा ही जटिल और व्यापक कार्य है। लेकिन हम यदि अनुसंधान को करने के उसके उद्देश्यों के आधार पर अगर बांटें, तो यहाँ पर उनको हम 3 भागों में यहाँ पे बांट सकते हैं। देखिए, अनुसंधान को उनके उद्देश्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है प्रयुक्त अनुसंधान। प्रयुक्त अनुसंधान जिसे हम अंग्रेजी में अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। तीसरा हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान अर्थात एक्शन रिसर्च, जिसको अंग्रेजी में कहा जाएगा। तो ये अनुसंधान जो होते हैं, अनुसंधानों को करने के उद्देश्यों के आधार पर हमारा क्या उद्देश्य है, हम इस अनुसंधान की प्रक्रिया को करने के बाद क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उन उद्देश्यों के आधार पर हमने इसको 3 भागों में यहाँ पर विभक्त किया गया है, ठीक है। और यही 3 भाग हमारे सिलेबस में भी दिए हुए हैं। तो आइए हम इन तीनों ही प्रकार के अनुसंधानों के बारे में, मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, इन तीनों के बारे में हम जो है आज चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान का मतलब ही है मूल से ये बना है मौलिक, ठीक है ना। ये मूल से बना है, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम अपनी प्रकृति में उपस्थित, अपने आसपास उपस्थित वे चीजें जो अभी तक अज्ञात हैं, ठीक है, जो चीजें अभी तक अज्ञात हैं और हम उसे ज्ञात करना चाहते हैं, और अज्ञात चीजों को ज्ञात करने के लिए जो अनुसंधान किए जाते हैं, वह मूल अनुसंधान कहलाते हैं, ठीक है। इन अनुसंधानों को मौलिक अनुसंधान के साथ साथ मूल अनुसंधान, विशुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है। मूल या विशुद्ध अनुसंधान यहाँ पर इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य ये होता है कि हम अभी तक प्रकृति में छिपे हुए रहस्यों, जो कि अभी तक उजागर नहीं है, कोई नहीं जानता है उसके बारे में, उनको खोजना और है ना, उनके बारे में नई जानकारी को प्राप्त कर लेना, ये मौलिक अनुसंधान कहलाता है। तो यहाँ पे कहा गया, इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान अथवा नवीन सिद्धांतों, नवीन तथ्यों और नवीन सत्यों की खोज की जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के शोध जो होते हैं, व्यापक रूप से वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की खोज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि ये कहा जाए कि आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, और उसे एक वैज्ञानिक तरीके से एक सिद्धांत के रूप में हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत जो हमारे पास प्रस्तुत किया। क्या उसके पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था? तो ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण पहले भी था, लेकिन उसके बारे में किसी ने विचार नहीं किया था कि आखिर ये वस्तुएं नीचे गिरती क्यों हैं, ठीक है, और दो वस्तुओं के बीच ये आकर्षण बल लगता कैसे है, इसके बारे में किसी ने विचार नहीं किया था। लेकिन आइजैक न्यूटन ने इसको जो है, इस मूलभूत बात पर विचार किया और उसे खोजा। तो इसी तरह की वे चीज़ें जो कि अभी तक अज्ञात हैं और उनको उजागर किया जाए, उनके बारे में खोजा जाए, है ना,
इसे ही हम मौलिक अनुसंधान यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शोधकर्ता जो है इस पर सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, यानी इसके द्वारा हम सिद्धांत को प्राप्त करना चाहेंगे। अब ये जो है हमारे व्यवहारिक रूप में उपयोगी होगा कि नहीं होगा, ये फिलहाल ज्ञात नहीं होता है कि जो चीज़ें हम खोज रहे हैं इसका भविष्य में क्या क्या लाभ हो सकता है ये उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन केवल इसका एक ही उद्देश्य है कि हम नई चीज़ों को, नए सिद्धांतों को खोज दें। इसमें इस बात की बाध्यता नहीं होती है कि प्राप्त निष्कर्ष किसी व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी या नहीं, यानी जो निष्कर्ष हमें मौलिक अनुसंधानों से प्राप्त होते हैं वो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होगा कि नहीं होगा, उस पर हमारा जो है ध्यान नहीं होता, इसकी बाध्यता नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, अब वो गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन में किन किन जगह पर उपयोगी होता है इस बात पर विचार नहीं किया जाता है। हालांकि उसके खोजे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये सभी चीज़ें पृथ्वी पर बनी हुई हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब जिस समय ये अनुसंधान किए जाते हैं और उस समय निष्कर्ष जो प्राप्त होते हैं तो इस बात पर जो है विशेष बल नहीं दिया जाता, बाध्यता ये नहीं होती है कि इसके निष्कर्ष तत्काल जो है व्यवहारिक रूप में उपयोगी हैं या नहीं है। ठीक है, ये इसका जो है सबसे बड़ा जो है विशेषता है। ठीक, उदाहरण में एक हमने ये दिया, एक और अगर उदाहरण लें, जैसे हम ये कहें कि जैसे एक उदाहरण और लिया जा सकता है कि जब विद्युत धारा की खोज की, यानी विद्युत धारा की जब खोज की गई, इलेक्ट्रॉन कैसे बहते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा क्या है, ठीक है, विद्युत धारा चलती जब है तो उसके ऊपर उसके ऊष्मीय प्रभावों को, उसके चुंबकीय प्रभावों की खोज, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो एक मौलिक अनुसंधान का उदाहरण है। अब इन प्रभावों का उपयोग करके आगे हमने जो है बहुत सारी चीज़ों को बनाया, ठीक है ना, लेकिन जब ये चीज़ें खोजी गई तो ये एक मौलिक अनुसंधान का ही उदाहरण यहाँ पर है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो आइए मौलिक अनुसंधान की कुछ विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, मौलिक ये नवीन वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों की खोज करता है या पूर्व त्रुटियों में सुधार करता है। ठीक है ना, तो मौलिक अनुसंधान जो है नवीन तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों की खोज करता है, जो कि हमने पहले बताया है। साथ ही ये कोई चीज़ जो कि पहले हुई थी, ठीक है ना, लेकिन उस समय तो वो सत्य थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, परिस्थितियां बदली, तो उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हुई। ठीक है ना, तो ये मौलिक अनुसंधान उन त्रुटियों में सुधार भी करता है। उदाहरण के लिए जैसे आप परमाणु मॉडल को ही देख लीजिए। ठीक है ना, पहले डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने, उसमें कुछ कमियां थी, है ना, उन कमियों को सुधारते हुए अब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, फिर उसमें भी कुछ कमियां थी, रदरफोर्ड उन कमी को सुधार कर जो है बोर और बरी ने अपना परमाणु मॉडल दिया, सोमरफील्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें कैसे हमें ज्ञात हुई, ये सब चीज़ें ज्ञात हुई हैं मौलिक अनुसंधान से। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। ये तो विज्ञान से संबंधित उदाहरण है, ठीक है ना, शिक्षा से भी संबंधित उदाहरण हम इसी प्रकार से कुछ ले सकते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं कि यह व्यक्तिगत अनुसंधान है, यानी कि यह जो अनुसंधान है एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। वह अपनी उत्सुकता, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, किसी चीज़ को जानने की इच्छा के द्वारा ये जो है अनुसंधान किए जाते हैं, अर्थात ये एक व्यक्ति द्वारा अनुसंधान किया जाता है, इसलिए इसको हम व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान से संबंधित ये कहा जाता है कि ये जो अनुसंधान है इनके द्वारा जो है सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। हम इनके द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, नियमों का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, बिना किसी पूर्व सिद्धांत और मानकों के उपयोग से किया जाता है। अर्थात जब ये मौलिक अनुसंधान किए जाते हैं तो इसके लिए हम किसी पूर्व में बनाए गए सिद्धांत का उपयोग नहीं करते हैं,
बल्कि यह सिद्धांत अवलोकनों से शुरू होकर सिद्धांतों की ओर जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये आगमनात्मक प्रकृति का ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी कि हम पहले अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उस पर हम शोध करना शुरू करते हैं और लास्ट में उससे संबंधित किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। तो ये जो है बिना किसी पूर्व सिद्धांत के, बिना किसी मानक के ये किया जाता है। ठीक, इस उद्देश्यों द्वारा इसके स्वरूप का निर्धारण, अर्थात हम मौलिक अनुसंधान का स्वरूप क्या होगा, उद्देश्य स्वरूप क्या होगा, ये इसके उद्देश्य पर जो है वो निर्भर करता है। तो उद्देश्यों के द्वारा इसके स्वरूप का निर्धारण होता है। यहाँ पर ये क्या है, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक और आगमनात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है ना, हम इस अनुसंधान के द्वारा किसी भी अज्ञात चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके छोटे छोटे सूक्ष्म भागों का विश्लेषण कर सकते हैं, साथ ही अपने आसपास के उदाहरणों को देखकर, अपने आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसको देखकर हम उसके सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा उस प्रक्रिया या उस परिस्थिति का जो है व्याख्या कर सकते हैं और व्याख्या के द्वारा एक नए सिद्धांत को हम उत्पन्न बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सातवीं बात यहाँ पे कहेगी कि ये प्रयोगशाला में किया जाता है, यानी कि ये जो है मौलिक अनुसंधान ये वास्तविक परिस्थिति में नहीं किया जाता, यह जो है प्रयोगशाला में पूर्ण रूप से किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि द्वारा इसको हम जो है ज्ञात करते हैं, या ये अनुसंधान प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं होता, अर्थात इसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो केवल हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं। इसका उपयोग हम व्यावसायिक दृष्टि से नहीं कर सकते हैं, कोई व्यावसायिक या आर्थिक लाभ इससे हमें नहीं होता है, लेकिन हमारे ज्ञान में वृद्धि, नए सिद्धांत का प्रतिपादन जरूर होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? आगे इसके निष्कर्ष सार्वत्रिक रूप से सामान्यीकृत किए जाते हैं, अर्थात मौलिक अनुसंधानों द्वारा जो भी निष्कर्ष हमें जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है वह सर्वत्र हर जगह एक समान रूप से जो है वो लागू किया जाता है। जैसे विद्युत धारा बन गए तो चाहे वो भारत में बने चाहे वो अमेरिका में बने, प्रत्येक जगह वो एक ही प्रकार से वो लागू होगा। गुरुत्वाकर्षण ही देख लीजिए, ये क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड के दो पिंडों पर कार्य करता है। वो बात अलग है कि क्वांटम फिजिक्स बाद में खोजी गई तो सूक्ष्म कणों पर इसका ये जो कार्य नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अनुसंधानों द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो सार्वत्रिक रूप से सामान्यीकृत होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा मौलिक अनुसंधान रहा। आइए अगला अनुसंधान हम यहाँ पे देखते हैं, जिसको कहा जाता है प्रयुक्त अनुसंधान। प्रयुक्त अनुसंधान, प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान, अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च कहा जाएगा। ठीक है, तो ये अप्लाइड रिसर्च से क्या मतलब, यानी प्रयुक्त अनुसंधान से क्या मतलब होता है? प्रयुक्त अनुसंधान का मतलब ये प्रयुक्त किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या रहेगा, किसी भी सिद्धांत को प्रयोग करना और प्रयोग करके कुछ नई चीज को बनाना। समझ में आ रहा है? तो किसी नई चीज को बनाने के लिए जब हम किसी पूर्व सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो ये प्रयुक्त अनुसंधान कहलाता है। ठीक है ना, तो प्रयुक्त अनुसंधान यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए कुछ नई चीज़ों को जब हम बनाते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हो, हमारी समस्याओं का समाधान करती हो, तो इस प्रकार के अनुसंधान को हम कहेंगे प्रयुक्त अनुसंधान। तो प्रयुक्त अनुसंधान में भी कुछ नई चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, परंतु हम इस नई चीज़ को, इस नए संप्रत्यय को, नए ज्ञान को या फिर नई वस्तु को बनाने के लिए हम पूर्व में बनाए गए किसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के अनुसंधान को हम प्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों द्वारा पूर्व में ज्ञात सिद्धांतों, तथ्यों अथवा सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी विषय वस्तु या प्रक्रिया का विकास किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? उदाहरण के लिए हम अगर इस बात को कहें कि विद्युत धारा के
तो इसमें जो है शोधकर्ता इसमें क्या करता है, शोधकर्ता इसमें सैद्धांतिक संपत्तियों व ज्ञान की जांच वास्तविक समस्या समाधान के द्वारा करता है, ठीक है ना। अर्थात जाहिर सी बात है कि जो हमारी वास्तविक समस्या है, उदाहरण के लिए हम जैसे अभी पिछले में उदाहरण हमने लिया विद्युत धारा का और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, ठीक है। यानी विद्युत धारा जब चलती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अब इस प्रभाव का उपयोग हमने विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर बनाने के लिए किया। तो ये क्या है, हमारे पास समस्या थी कि हम विद्युत धारा के द्वारा गति, मैकेनिकल यानी यांत्रिक जो गति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे पास समस्या थी, एक व्यवहारिक समस्या थी। इस समस्या को इसका समाधान करने के लिए हमने जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके विद्युत मोटर बनाया, ठीक है। यानी कि विद्युत मोटर तो एक नई चीज थी, ठीक है ना, लेकिन इसको बनाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया गया, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया गया। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जैसे इसमें एक समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर हमने पूर्व में बनाए गए संपत्तियों और सिद्धांतियों का उपयोग किया और इसके द्वारा हमें पता चला कि ये सिद्धांत सही है या नहीं। तो यहाँ पर सिद्धांत जो है मोटर बनाया गया, ठीक है ना, इस समस्या का समाधान करने के लिए। अगर देखा जाए तो जैसे मनोविज्ञान के ही बहुत सारे सिद्धांत हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है शिक्षा में। मनोविज्ञान के सिद्धांत जैसे ये व्यवहारवादी संप्रदाय ने जो जैसे हमने B.F. स्किनर का सही सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ले लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का उपयोग हम शिक्षण में करते हैं। उन्होंने मौलिक अनुसंधान द्वारा उस सिद्धांत को बनाया। अब उस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग हम शिक्षा में, शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों को बनाने के लिए उस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रयुक्त अनुसंधान हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रयुक्त अनुसंधान। यह उपयोगितावादी उद्देश्य वाला अनुसंधान है, अर्थात इसमें मौलिक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए उपयोगितावादी उद्देश्य वाला अनुसंधान इसको कहते हैं। विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो ये किसी विशेष प्रश्न या समस्या के समाधान के लिए उपयोग किया जाता है जिसका कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग हो, ठीक है। तो हमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए और ऐसी समस्या जिसका कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग हो, इसके लिए इसका प्रयुक्त अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। यह समस्या का समाधान कर सकती है, अर्थात वह समस्या का समाधान करेगी, ठीक है ना, जो हमारे सम्मुख है। यह सामाजिक सेवा व सुधार के लिए किया जाता है, अर्थात ये प्रयुक्त अनुसंधान समाज की सेवा के लिए ही किए जाते हैं, अर्थात इसके द्वारा इसका व्यवहारिक उपयोग होता है। इसलिए ये हमारे जो है आसपास की समस्याओं को, हमारे व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं का जो है समाधान कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सामाजिक सेवा व सुधार के लिए इसका उपयोग किया था। अनुसंधान निष्कर्ष क्रिया केंद्रित होते हैं, अर्थात जो निष्कर्ष होते हैं वो प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। क्रिया, इसके द्वारा कुछ क्रिया किया जा सकता है, इनका संबंध उपयोगिता से होता है, अर्थात ये जो निष्कर्ष हैं ये उपयोगी होते हैं हमारे जीवन में। वही बात है यहाँ फिर से बोली गई, पूर्व निर्धारित परिस्थितियों, उद्देश्यों और मानकों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है पहले से निर्धारित कुछ परिस्थितियां, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मानक हैं, उन पर आधारित ये अनुसंधान होते हैं। ये सामान्यतः विवरणात्मक, संश्लेषणात्मक और निगमनात्मक प्रकृति के होते हैं। निगमनात्मक कैसे हो गया, ये हम सिद्धांतों से उदाहरणों की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे आसपास जो समस्याएं दिख रही हैं उसके समाधान के लिए हम पूर्व में बनाए गए किसी समाधान का उपयोग, पूर्व में बनाए गए किसी सिद्धांत का उपयोग करके वर्तमान की समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। इसलिए ये निगमनात्मक प्रकृति की हो गए प्रयुक्त अनुसंधान, ठीक है ना। संश्लेषणात्मक हो, यानी कि हम छोटे छोटे ज्ञान को एक साथ जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विवरणात्मक, संश्लेषणात्मक और निगमनात्मक प्रकृति का हो गया। यह वास्तविक परिस्थितियों में किए जाते हैं, अर्थात हमारे वास्तविक परिस्थिति जो है उसी में समस्या उत्पन्न होगी और उसके समाधान के लिए वास्तविक परिस्थितियों में इसका किया जाना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, इनके निष्कर्ष व्यावसायिक महत्व के होते हैं, अर्थात इसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उससे हमें कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है, ठीक है। इसके द्वारा निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, इसके द्वारा जो व्यवसायिक लाभ होता है।
ये मौलिक अनुसंधानों से प्राप्त सिद्धांतों के उपयोग कर किया जाता है, अर्थात ये ऊपर बहुत सारी चीज़ें इससे ही संबंधित हैं। इनके निष्कर्ष सीमित क्षेत्र में सामान्यीकृत किए जाते हैं, अर्थात इसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वह उसका क्षेत्र सीमित होता है, वो छोटी है ना, जो है किसी सीमित क्षेत्र के लिए, किसी विशेष भाग के लिए ही उपयोगी होता है। ठीक है, व्यापक रूप से प्रत्येक जगह इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रयुक्त अनुसंधान रहा। आगे बढ़ते हैं, और अब जो है अगला अनुसंधान हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान या अंग्रेजी में इसको कहें एक्शन रिसर्च। एक्शन, कुछ कार्य करना, कुछ कार्य, कुछ क्रिया के द्वारा जो है, जिसका उद्देश्य कुछ क्रिया को करना, कुछ कार्य को करना है, उसको करने के लिए हमें क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसके अर्थ को अगर समझा जाए तो अनुसंधान कार्यों में तात्कालिक और स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान किया जाता है, अर्थात हमारे आसपास तुरंत कोई समस्या हमारे सामने दिख रही है और उस समस्या के तुरंत कारणों को जानना, तात्कालिक कारणों को जानना, और तत्काल उसका जो है समाधान निकालने के लिए जो भी अनुसंधान किए जाते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं, उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अर्थात हमारे पास अगर कोई समस्या आई, मान लीजिए हमारा कोई व्यापार है, व्यापार में हम ये देखते हैं कि हमारे जैसे हमारे जो है स्टोर है, स्टोर में कौन सी चीज़ें कम है, उसकी बिक्री क्यों कम हो रही है, क्या परिस्थितियां हैं। तो ये क्या है, ये हमारा तात्कालिक समस्या है, और इस तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए हम जो है हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे आखिर इसका कारण क्या है। ठीक है ना, और उस कारण का समाधान हम करेंगे। तो ये क्या हो गया, क्रियात्मक अनुसंधान हो गया। जैसे हम कक्षा में हैं, अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कोई विद्यार्थी है जो कि उसमें अवधान की समस्या है, यानी वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है किसी चीज़ में। ठीक है ना, या फिर लगातार किसी एक विषय में उसका नंबर कम आ रहा है, अंग्रेजी विषय में मान लीजिए उसका नंबर बार बार कम आ रहा है ना, जबकि वो मेहनत भी कर रहा है। तो हम इस कमी का पता लगाने के लिए जो भी काम करेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, वह क्रियात्मक अनुसंधान ही होगा, क्योंकि ये हमारी तात्कालिक समस्या है। हो सकता है वो बालक बीमार हो सकता है कि उसके पास पुस्तकें ना हो, या फिर हो सकता है उसके परिवार में कोई समस्या हो। ठीक है, ठीक है ना, या फिर उसके खान पान में कोई गड़बड़ी हो। तो कहने का मतलब इन सब जो है वर्तमान और तात्कालिक परिस्थितियों का कारण के द्वारा जो हमारे प्रभाव हैं, उनको जानने की जो प्रक्रिया है, और उनके जानने के लिए जो अनुसंधान किए जाते हैं, वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। और ये जो है क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण की प्रक्रिया में जितने भी सुधार और विकास किए जाते हैं, वह क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सर्वप्रथम स्टीफन एम कोरे ने जो है शिक्षा में किया था। शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को है प्रयोग करना शुरू किया। और इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, तो इसकी उत्पत्ति का स्रोत आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत है। आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत यह कहता है कि किसी व्यवस्था में जो कार्यकर्ता होते हैं, उनमें उनकी कुशलता के साथ साथ समस्या समाधान की भी क्षमता होती है। अर्थात किसी समूह में कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उनमें कुछ कार्य कुशलता होती है, तभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ समस्या समाधान की भी क्षमता होती है। ठीक है, और उसी समस्या समाधान की क्षमता के कारण वह अपने कार्यस्थल में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का जो है समाधान करते हैं, और यही क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति का आधार है। ठीक है, और इसको कर्ट लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत में भी इसको जो है संकेत दिया था, है ना। कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है, उसमें उससे भी क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध माना जाता है। तो स्टीफन एम कोरे ने परिभाषा इसकी दी
कि अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, ठीक है, अपनी व्यवहारिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, जिससे जिससे कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके, ठीक है ना। अनेक व्यक्ति इसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, यानी कि अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से जब अध्ययन किया जाता है, जिससे उस कार्य को एक निश्चित दिशा मिले और निर्णयों, जो भी हम निर्णय ले रहे हैं उसका मूल्यांकन हो, तो इसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे। मैक ग्रेथटे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान जो है एक व्यवस्थित खोज है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास लाना है, ठीक है ना। यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो व्यवस्थित खोज की क्रिया है, वैज्ञानिक खोज की क्रिया है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में कुछ रचनात्मक सुधार और विकास लाना ही यह क्रियात्मक अनुसंधान का जो है उद्देश्य होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कार्य प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है और उनमें सुधार लाया जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, ठीक। तो कुल मिलाकर क्रियात्मक अनुसंधान के लिए ये बात समझ के रखिए कि क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक परिस्थितियों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके तात्कालिक समाधान के लिए जो है क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं, ठीक है ना, ये है। और यह न केवल शिक्षा में बल्कि सभी संस्थाओं और जीवन के हर क्षेत्र में किया जाता है जहाँ कार्य प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन और समाधान करने की जो है आवश्यकता होती है। ये शिक्षा के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। क्रियात्मक अनुसंधान, इसका मतलब क्रियात्मक अनुसंधान हमारे लिए जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हम तात्कालिक चीज़ों को, यानी कि अभी वर्तमान में जो छोटी छोटी चीज़ें घटित हो रही हैं उसमें यदि हम सुधार कर लें तो भविष्य में होने वाली जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो उनके घटित होने की दर कम हो जाएगी। तो क्रियात्मक अनुसंधान हमारे भविष्योन्मुखी भी है, इसका आप ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं की बात करें तो इसका उद्देश्य कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार करना होता है, यानी कक्षा में जो हम शिक्षण की क्रिया कर रहे हैं उसमें सुधार करना ही जो है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। शिक्षा अनुसंधान की अगर बात करें, यह शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासक, निरीक्षक द्वारा किया जा सकता है, अर्थात ये जो है उन सभी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो उस समस्या से सीधे जुड़े हैं और उसको प्रबंधित और नियंत्रित करते रहते हैं। उन सभी व्यक्तियों द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान किए जा सकते हैं। और शिक्षा में अगर इसकी बात करें तो शिक्षक जो कि कक्षा में पढ़ाता है, प्राचार्य जो प्रधानाचार्य है विद्यालय का, उसका प्रशासक है, निरीक्षक है, इन सभी द्वारा अपने विद्यार्थियों में उत्पन्न होने वाले तत्कालीन समस्याओं को जो है समाधान प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जिनका समस्या से प्रत्यक्ष का संबंध हो ऐसे व्यक्ति इसको कर सकते हैं। इसकी समस्या संकुचित और व्यवहारिक स्वरूप की होती है, अर्थात ये जो समस्या है बहुत ही छोटी होती है क्योंकि हम तत्कालिक अपने समक्ष इसको जो है देखते हैं, जिसका क्षेत्र, कक्षा, विषय और विद्यालय संस्था तक ही सीमित होता है, ठीक है ना। इसका जो है ये विद्यालय, इसका क्षेत्र क्या है, कक्षा तक, किसी विषय तक, है ना, विद्यालय तक या किसी संस्था तक ही सीमित होता है, अर्थात इसका क्षेत्र काफ़ी संकुचित है। समस्या का बाह्य मूल्यांकन नहीं होता, यानी कि समस्या पर बाहरी प्रभाव क्या पड़ रहा है उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। फिलहाल जो हमारे पास जो हमारे समक्ष जो समस्या है उसका मूल्यांकन हम करते हैं, ठीक है। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारकों के विश्लेषण पर आधारित होता है, ठीक है, यानी जो फैक्टर, जो कारक उस समस्या से संबंधित हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं और उन्हीं के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। परिकल्पना क्या है हम आगे की वीडियोस में समझेंगे, ठीक है ना। एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है।
इसकी रूपरेखा लचीली होती है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो लचीला अनुसंधान है। क्यों? क्योंकि शोधकर्ता को इसमें किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है ना। वो शोधकर्ता कोई आवश्यक नहीं है कि शोधकर्ता बहुत ही यह है शोध प्रक्रिया में एकदम निपुण हो, उसको अच्छा प्रशिक्षण मिला, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई साधारण शिक्षक भी और या फिर साधारण कोई विद्यार्थी भी जो कि स्नातक विद्यार्थी है वो भी इसको कर सकता है। न्यायादर्श के रूप में कक्षा के विद्यार्थी होते हैं, यानी कि जो हमारा न्यायादर्श है, जो सैंपल हमारा है किस पर हम प्रयोग करेंगे, वो हमारे कक्षा के विद्यार्थी ही होते हैं, जो कि एक छोटी सी कक्षा में है। इसके लिए न्यायादर्श की समस्या की चयन की जो समस्या नहीं होती, यानी न्यायादर्श किसको बनाए इसके लिए हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, हम अपने कक्षा के विद्यार्थियों को ही न्यायादर्श के रूप में ले लेते हैं। निरीक्षण प्रविधि और शिक्षक निर्मित परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि इस अनुसंधान के लिए ज़्यादातर हम निरीक्षण प्रविधि का उपयोग करते हैं और शिक्षक निर्मित जो परीक्षाएं शिक्षक द्वारा स्वयं बनाई गई हैं उसका उपयोग यहाँ पर करते हैं। सांख्यिकी विधियों की बात करें तो सरल सांख्यिकी का प्रयोग और द्वारा निष्कर्ष प्राप्त होता है। हम बिल्कुल साधारण सी सरल सांख्यिकी विधियों का औसत, माध्यमाधिका, बहुलक, मानक विचलन, है ना, या इन सब छोटी छोटी सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके हम इससे निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करता है, ठीक है ना, यानी कि जो मूल्यांकन है वो शिक्षक ही करता है और अनुसंधान की सफलता का निर्णय भी वही करता है, यानी अनुसंधान सफल रहा या असफल रहा इसका निर्णय भी स्वयं शिक्षक ही कर लेता है, क्योंकि उसकी तात्कालिक समस्या अगर समाधान हो गया तो वो सफल अनुसंधान कहा जाएगा, ठीक है ना। इसमें किसी बाह्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इससे किसी शिक्षक को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार और विकास का अवसर मिलता है, अर्थात जाहिर सी बात है कि वह शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा में पढ़ाता है और उस कक्षा में क्या कमियां हैं उसके लिए वह स्वयं अनुसंधान करता है, तो इससे वह इसके जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे इस अनुसंधान द्वारा उसके उपयोग से वह अपनी शिक्षण पद्धति और अपने व्यवहार में जो कमियां हैं उसमें सुधार कर सकता है, इसका अवसर उसे मिलता है। शोधकर्ता को किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है, न ही किसी विशेष शैक्षिक योग्यता की जरूरत होती है। वही बात ये फिर से लिखा हुआ है, सोपानों का ज्ञान, उसके केवल जो है सोपान कौन कौन से चरण हैं क्रियात्मक अनुसंधान के, इसकी जानकारी जो है वो शिक्षक को होनी चाहिए, केवल इतना, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज शैक्षिक अनुसंधान अनुसंधान के जो प्रकार हैं उद्देश्यों के आधार पर मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, इन तीनों के बारे में ही जो है हमने संक्षिप्त रूप से चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।